हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, अंतर्जात और बहिर्जात। इसमें अंतर्जात बल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला प्रकार क्या होता है, इसका फर्स्ट टाइप था आकस्मिक अंतर्जात बल। आकस्मिक अंतर्जात बल, सडन एंडोजेनेटिक फोर्स। दूसरा क्या था, पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल, डायस्ट्रॉफिक फोर्स। ठीक है, तो इसमें हमने आकस्मिक अंतर्जात बल का दो परिणाम देखे थे। पहला क्या था, ज्वालामुखी, और दूसरा था भूकंप, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। ठीक है, और तभी मैंने आपको बताया था कि इसमें एक एक जो बल है वो हमारे लिए एक नया चैप्टर क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लेते हैं ज्वालामुखी, वॉल्केनो या वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखीयता। ठीक है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ चैनल ज्योग्राफी जुनून में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखीयता। तो ज्वालामुखीयता स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और टर्म समझा देना चाहता हूं, उसका नाम है मैग्माटिज्म, मैग्मा क्रिया। ठीक है, तो देखते हैं मैग्माटिज्म क्या होता है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के, ये आपने संरचना देखी होगी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है संरचना। ऊपर, सबसे ऊपर कौन सी परत है, सबसे ऊपर परत है भूपर्पटी। ठीक है, क्रस्ट से नीचे है प्रवार या मेंटल। ठीक है, और उससे नीचे क्रोड या कोर। ठीक है, अब भूपर्पटी जो है उसकी निचली परत, भूपर्पटी की निचली परत को, और मेंटल जो है उसकी ऊपरी परत को यहाँ पे क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल इसको। और इसकी गहराई कितनी होती है, धरातल से 100 से लेके और 200 किलोमीटर के बीच इसकी गहराई होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग में जो है ज्यादातर ये घटना दुर्बलता मंडल में होती है। तो जब यहाँ पे मैग्मा की उत्पत्ति होती है, इस भाग में जब मैग्मा की उत्पत्ति होती है, तो ये मैग्मा जो है वो क्या करेगा, यहाँ से सडन ऊपर की ओर बढ़ेगा। जहां कहीं उसको कमजोर धरातल दिखेगा वहां ऊपर बढ़ेगा, और ऊपर बढ़ के जो पृथ्वी के जो धरातल है, जो धरातल है या तो उसके नीचे यानी धरातल के नीचे यानी कि भूपर्पटी की ऊपरी परतों में, या फिर धरातल के ऊपर, या फिर धरातल के ऊपर आकर के और जम करके कुछ चट्टानों का निर्माण कर देगा। ठीक है, ये हमारा धरातल है पूरा। ठीक है, ये धरातल है और ये मैग्मा क्रिया हो रही है नीचे। तो ये ऊपर आकर के, अब ये मान लो यहाँ से तोड़ के इसको, और धरातल के ऊपर भी आ सकता है। ये यहाँ से धरातल के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, और ये यहाँ पे चट्टानों का निर्माण। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में भूपर्पटी के निचली परत या मेंटल की ऊपरी परतों में मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और मैग्मा धरातल की नीचे की परतों में यानी जो सब सरफेस एरिया है, ठीक है, सब सरफेस एरिया, या तो यहाँ पे या सरफेस पर मैग्मा आकर मैग्मा चट्टानों का निर्माण करता है, तो इसे क्या कहते हैं, मैग्माटिज्म। मैग्माटिज्म या मैग्मा क्रिया कहते हैं, ये समझिए। ठीक है, तो जब धरातल के नीचे, अब इसकी उत्पत्ति कहाँ होगी, उत्पत्ति होगी इसकी दुर्बलता मंडल में, या तो भूपर्पटी का निचला भाग या फिर
मेंटल का ऊपरी भाग। अब यहाँ क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो ये दुर्बलता मंडल है, इस दुर्बलता मंडल में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण यहाँ पे इनका जब विघटन होता है तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन पर कंटिन्यू ऊष्मा ऊर्जा निकलती रहती है। तो इस ऊष्मा ऊर्जा के प्रभाव में यहाँ पर तापमान अधिक होता है, और जब कभी यहाँ की समस्थिति में, यहाँ की आइसोटोपिक मूवमेंट में कुछ चेंज होगा तो क्या होगा? जब यहाँ की समस्थिति यानी कि चट्टानें जिस पोजीशन में हैं, परतें जिस पोजीशन में है, उसमें अगर बनी रही हैं तब तो कुछ नहीं होगा। पर जब कभी यहाँ पे इनकी आइसोस्टैटिक मूवमेंट जो है, आइसोस्टेसिस जो है समस्थिति, उसमें जब परिवर्तन होगा तो यहाँ की चट्टानें क्या करेंगी? पिघल जाएंगी। और आपको मैंने ये भी बताया था कि दुर्बलता मंडल जो है वो कैसा होता है? अर्ध तरल, ना ये ठोस होता है ना ये द्रव होता है। देखिए भूपर्पटी क्या है हमारी? भूपर्पटी तो हमारी है ठोस, ये तो ठोस होता है, परंतु निचला स्तर जो है प्रवार क्या होता है? ये भी ठोस होता है। मगर भूपर्पटी और प्रवार के बीच के जो भाग है 100 से 200 किलोमीटर का, यह अर्ध तरल होता है। ठीक है, तो इसका दो कारण होते हैं। एक तो होता है कि यहाँ ताप जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा यहाँ पर आते आते दाब उतना अधिक नहीं लग पाता है, दाब यहाँ पे कम होता है, क्योंकि ऊपर जो चट्टाने हैं उनका इतना दाब नहीं लग पाता है कि यहाँ की चट्टाने जो हैं वो, उनका गलनांक जो है वो इतना अधिक हो सके कि वो पिघले ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये अर्ध तरल के रूप में, ठीक है, तो यहाँ ये दुर्बलता मंडल में अर्ध तरल। तो जब ये मैग्मा ऊपर आएगा तो ऊपर आके, अब देखिए, अब इस मैग्मा क्रिया को भी हम दो पार्ट्स में, यानी इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? पहला प्रकार जो होता है वो होता है इंट्रूसिव मैग्मेटिज्म। क्या होता है? इंट्रूसिव मैग्मेटिज्म। और दूसरा क्या होता है? एक्सक्लूसिव या फिर इफ्यूजिव। एक्सक्लूसिव कहना ठीक नहीं होगा, तो इफ्यूजिव एग्जैक्ट। ठीक है, तो पहला होता है इंट्रूसिव मैग्मेटिज्म और दूसरा होता है डिफ्यूजिव मैग्नेटिज्म। इसको एक्सप्लोजिव मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इंफ्यूजिव और इंट्रूसिव। अब आप यहाँ देखिए, जो इंट्रूसिव मैग्नेटिज्म जो होता है, जिसे हम आभ्यंतरिक या आंतरिक मैग्मा क्रिया कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो धरातल की जो चट्टाने हैं उनके नीचे जो मैग्मा की उत्पत्ति हो रही है वो आकर पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रवेश करेगा। का निर्माण किससे हुआ है? इंट्रो। इंट्रो मतलब एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है पेनेट्रेशन। क्या होता है? पेनेट्रेशन। तो ये जो मैग्मा है वो भूपर्पटी की ऊपरी परतों में आकर पेनिट्रेट करके और धरातल के नीचे यानी कि सब सरफेस एरिया में, ठीक है, ये अगर हमारी सरफेस है, ये हमारी सरफेस है, तो इस सरफेस के नीचे की परतों में आकर के और ये जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम आभ्यंतरिक या आंतरिक मैग्मा क्रिया। ठीक है, अब जब ये परतें यहाँ जमा होगा तो यहाँ कुछ चट्टानों का निर्माण होगा। इन चट्टानों को अंतर्वेशी या प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, अंतर्वेशी या पातालीय। प्लूटोनिक का मतलब होता है पातालीय चट्टान, प्लूटोनिक मतलब पातालीय। ठीक है, और अंतर्वेशी यानी इंट्रूसिव रॉक। तो इन चट्टानों को इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक कहते हैं, और इसमें बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, एक और ऐड कर लीजिए, फैकोलिथ, लैपोलिथ, स्टील, स्टीट, डाइक, इन सब संरचनाओं का निर्माण होता है। ये सब होती आग्नेय चट्टानें ही हैं, सबकी सब इग्नस रॉक है। ठीक है, बट इनकी शेप और इनके फॉर्मेशन का जो वे है उसके आधार पर इनके टाइप अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या है? प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक्स हैं। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा मैग्नेटिज्म का कौन सा टाइप हो गया? इंट्रूसिव, आंतरिक मैग्नेटिज्म। अभी धरातल पे नहीं आए हैं, धरातल के नीचे। ठीक है, यानी सब सरफेस एरिया में ही ये कहीं
भूपर्पटी में जमा हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा हमारा है बाह्य या धरातलीय मैग्मा क्रिया। ठीक है, बाह्य या धरातलीय मैग्मा क्रिया, इसे बोलेंगे इफ्यूजिव या एक्सप्लोजिव मैग्मेटिज्म। इफ्यूजिव क्या बोलेंगे? इफ्यूजन मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, और एक्सप्लोजिव मतलब होता है विस्फोट। तो इस प्रकार के जो मैग्मा क्रिया होगी वो विस्फोटक मैग्मा क्रिया होगी। क्या होगा कि यही मैग्मा अगर हमारे इस धरातल की चट्टानों को यहाँ से तोड़ के और ऊपर निकल के आ जाता लावा के रूप में, तो इसे क्या बोलेंगे? इफ्यूजिव या एक्सप्लोजिव मैग्मा। इसमें क्यों आता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक जलवाष्प या गैस भी साथ में लगी होती है। तो वो क्या करती हैं कि हमारी धरातल की जो चट्टानें हैं उन पे कंटिन्यू दबाव लगाती हैं, और जहां कहीं उनको कमजोर धरातल मिलता है वहीं पर ये इसको तोड़ के और क्या आ जाएंगी? धरातल के बाहर आ जाएंगी। इसे बोलेंगे इफ्यूजिव या एक्सप्लोजिव मैग्नेटिज्म, क्योंकि इसमें भयानक विस्फोट होता है और ये अचानक टूट तो उछल के और क्या आ जाएगी? धरातल के ऊपर आ जाएगी। तो इफ्यूजिव मैग्नेटिज्म को ही हम क्या बोलेंगे? ज्वालामुखीयता। तो ज्वालामुखीयता वोल्केनिज्म क्या होता है? मैग्मा का भूपर्पटी को तोड़कर धरातल पर अचानक प्रकट होना ज्वालामुखीयता या इफ्यूजिव मैग्मेटिज्म या एक्सप्लोजिव मैग्मेटिज्म या धरातलीय मैग्मा क्रिया या बाह्य मैग्मा क्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों टाइप आपको क्लियर हो गए मैग्मेटिज्म। तो ज्वालामुखीयता जो है वो शब्द कहाँ से निकला है? ज्वालामुखीयता शब्द निकला है मैग्मेटिज्म से, कि मैग्मा के प्रकार से। तो अगर मैग्मा धरातल के अंदर जमा हो रहा है तो वो ज्वालामुखी नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चल रहा ना कि उसका विस्फोट हुआ। हमें ज्वालामुखी का कब पता चलता है? कि वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जब वो धरातल पर लावा आ जाता है तब हमें पता चलता है। जब धरातल पे कोई चीज दिख ही नहीं रही है तो धरातल के अंदर क्या हो रहा है वो हमें मैग्मेटिज्म ज्वालामुखीता का पता नहीं चलता। हाँ, मगर उसको बोलेंगे हम मैग्मेटिज्म ही। क्या बोलेंगे? मैग्मेटिज्म, मैग्मा क्रिया तो उसको बोलेंगे, क्योंकि वो मैग्मा जो है वो वहां नहीं होना चाहिए था जहां आकर के वो जमा हो रहा है। ठीक है, वहां वो आके जो जमा हो रहा है वो वहां नहीं होना चाहिए, तो इसे हम मैग्मा क्रिया तो बोलेंगे, क्योंकि मैग्मा ने फंक्शन तो किया है मगर वह धरातल पर नहीं आया है, इसलिए उसको हम ज्वालामुखीयता, धरातल के अंदर की चीज को नहीं कहेंगे। ज्वालामुखीयता वो होगा, वह प्रकार होगा जब मैग्मा लावा के रूप में धरातल पर विस्फोटित होके बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहीं से हमारे ज्वालामुखी शब्द की भी उत्पत्ति हुई, यहीं से हमारा ज्वालामुखी शब्द निकलता है। तो ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी धरातल पर वह छिद्र है। क्या है? वह छिद्र है जिससे होकर के मैग्मा, ये देखिए ये धरातल पर वह छिद्र है जिससे होके, छिद्र भी हो सकता है दूसरा, कई बार दरार भी हो सकता है, क्योंकि फिशर इरप्शन भी होता है, दरारी उद्गार भी तो होता है। या तो हो सकता है बहुत बड़ा छेद हो जिससे बहुत तेजी से आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो धीरे धीरे धरातल पर निकल करके आ जाए। ठीक है, आएगा दोनों में ही होगा इफ्यूजन, बट एक्सप्लोजन हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। नहीं, इफ्यूजिव तो ये हमेशा ही होगा, बाहर तो आएगा ही आएगा, बट एक्सप्लोजन के साथ आए, बहुत विस्फोट के साथ आए, ऐसा जरूरी नहीं होता। वो आगे हम टाइप्स जब पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। तो ज्वालामुखी वह होता है जो, वह छिद्र होता है जिससे होकर लावा आएगा। ठीक है, क्या आएंगी? चट्टानों के टुकड़े आएंगे, गैस आएंगी, तप्त जो है वो जल या जल वाष्प आएगी, ये सब धूल, ये सब निकल करके हमारे धरती के धरातल पर प्रकट होते हैं, उसको ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी एक छिद्र का नाम है। ठीक है, जिससे आ गया, अब इससे फिर कई संरचना का निर्माण होता है ज्वालामुखी से। ठीक है, तो क्लियर हो गया मैग्मा क्रिया क्या होती है, ज्वालामुखीयता क्या होती है, और ज्वालामुखी क्या होता है। बाकी डिटेल में ये क्यों होता है वो अभी हम जब रीजन पढ़ेंगे अभी आगे, तब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों। अब आपको ज्वालामुखी के कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो देख लेने चाहिए कि ज्वालामुखी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते। ठीक है, तो ज्वालामुखी के भाग, कंपोनेंट्स ऑफ वॉल क्या क्या होते हैं? देखो, ज्वालामुखी के जो भाग होते हैं आप यहाँ देखिए, ज्वालामुखी कोण होता है, छिद्र होता है, ज्वालामुखी नली होती है, ज्वालामुखी मुख क्रेटर होता है, कार्डेरा होता है और ब्रैंकोस होते हैं। ये क्या क्या होते हैं डायग्राम में देखिए आप। देखिए,
यहां से जब मैग्मा उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम दुर्बलता मंडल या अपर मेंटल में जहां मैग्मा चैम्बर बना हुआ है, ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है। ठीक है, तो मैग्मा चैम्बर से जिस नली के द्वारा, ठीक है, मैग्मा चैम्बर से जिस नली के द्वारा मैग्मा ऊपर आ रहा होता है, ये देखिए, ये एक नली है, नली बोल दें या इसको दरार बोल दें, जिसके कारण ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फनल, फनल या नलिका बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया फनल या नली। जिस छिद्र से ये ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है, जिससे लावा बाहर निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेंट या छिद्र। ठीक है, होल हो रहा है, एक छिद्र हो रहा है यहाँ पे हमारे धरातल पर, और इसके मुख को, से जो ज्वालामुखी जब निकल रहा है, तो इसके यहाँ से एक मुख होगा ज्वालामुखी का, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रेटर या ज्वालामुखी मुख। यानी जब लावा निकलता है, तो निकलने पे क्या होगा, स्फोट जब होगा तो वो आसपास के जो धरातल के भाग हैं, जैसे आसपास में या धरातल पर जो भाग हैं, उसको उस अपने साथ उड़ा ले जाएगा, और ऐसे एक संरचना जो है उसका निर्माण। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, क्रेटर। यानी मैं कहूं, ये ज्वालामुखी जो छिद्र है उसी का बड़ा रूप होता है। ठीक है, तो वेंट का ही बड़ा रूप क्या होता है, क्रेटर होता है। अच्छा, अब क्रेटर में भी आगे अगर और तेजी से विस्फोट होता है, तो या तो ये आसपास से और चीजों को उड़ा ले जाएगा, और क्रेटर ही एक बड़े कांच के रूप में बन जाए। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, काल्डेरा। या ये हो कि यहाँ पर कंटिन्यू जो चीजें डिपॉजिट होती जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि लावा से जो पदार्थ, जो ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकल रहे हैं वो यहाँ पे जमा हो रहे हैं, और कुछ समय बाद उस विस्फोट के कारण ही ये क्रेटर जो है, इस क्रेटर का कुछ भाग धंस जाए नीचे। ठीक है, नीचे की तरफ जब धंस जाएगा, तो ये एक बड़ा ज्वालामुखी का मुख बन जाएगा, उसे बोलेंगे हम काल्डेरा। क्या बोलेंगे, काल्डेरा। यानी छिद्र छोटा रूप, छिद्र से बड़ा क्रेटर, और क्रेटर से बड़ा काल्डेरा। क्लियर है। तो काल्डेरा की स्थिति कब होगी, जब या तो पदार्थ जो हैं वो सारे के सारे विस्फोट के साथ, या तो यहाँ जितनी भी संरचना है वो उड़ जाए, या फिर वो नीचे धंस जाए। दो पोजीशन में काल्डेरा का नहीं। और इस काल्डेरा में फर्दर ऑन पानी वगैरह जमा होकर के एक झील का निर्माण। ठीक है, इस क्रेटर में भी झील का निर्माण हो सकता है, क्योंकि एक खांच बन चुकी है, छिद्र में तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद आप देखिए, ये पूरी जो संरचना, जिसमें कंटिन्यू ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ आकर जमा होते गए, जमा होते गए, और एक उठी हुई संरचना का निर्माण हुआ है। इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम शंकु या कोन। क्या है, शंकु या कोन, वॉल्केनिक कोन। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम कोन, वॉल्केनिक कोन, ज्वालामुखी शंकु। ठीक है, और इस ज्वालामुखी शंकु में जब यहां से लावा निकलेगा, तो वो लावा, क्योंकि पतला भी होगा लावा, तो वो इसके साथ साथ इस शंकु में ढाल के साथ साथ नीचे जब सरक के आएगा, तो नीचे सरकने पर कुछ नाली, कुछ गलीज का निर्माण कर दे। ठीक है, कुछ गली बनाएगा। ठीक है, इन गलीज को ब्रैंकोस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैंकोस। ये जो नालियां यहां से बनेंगी, इन नालियों को क्या बोलेंगे, ब्रैंकोस। तो ये सब ज्वालामुखी भाग हो गए। ठीक है, अब ज्वालामुखी के जो भाग हैं, वो हर ज्वालामुखी में कुछ अलग अलग संरचनाएं भी देखने को हो सकता है, कहीं काल्डेरा मिले, कहीं काल्डेरा मिले ही ना। ठीक है, कहीं हो सकता है ज्वालामुखी में छिद्र हो, कहीं हो सकता है एक लंबी चौड़ी दरार हो, जिससे ज्वालामुखी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। ठीक है, जिससे ज्वालामुखी का लावा धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो। तो एक छिद्र भी हो सकता है, एक दरार भी हो सकती है। तो ये हर ज्वालामुखी में अलग अलग, किसी में शंकु बड़ा हो सकता है, किसी में शंकु छोटा हो सकता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए, ये आपको क्लियर हो गया ज्वालामुखी के भाग। अब आते हैं ज्वालामुखी के कारण क्या है। ठीक है, कॉजेज ऑफ वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखीयता के कारण। ठीक है, कि ज्वालामुखीयता होती क्यों है। अब वॉल्केनिज्म को समझने के लिए, वॉल्केनिक एक्टिविटी को समझने के लिए आपको यहाँ मैं कुछ यहाँ पे देखते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि हम धरातल पर ज्वालामुखीयता के कारण समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि धरातल से जब 32 मीटर की गहराई, तो 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसका एक कारण तो होता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। क्या होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं वो हमारे ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये ज्यादातर मेंटल में और निचली भूपर्पटी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेंटल और निचली भूपर्पटी में ज्यादातर रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा तापमान बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण होता है जब पृथ्वी बहुत अधिक गर्म थी, तब पृथ्वी के गर्म होने की प्रक्रिया में, आपको पता है पहले गर्म पृथ्वी जो है वो क्या थी, एक आग का गोला थी। तो वही हीट आज भी जो है वो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्यमान। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, अवशिष्ट ताप बोलते हैं, रेजिडुअल हीट। रेजिडुअल हीट बोलते हैं, ये आज भी हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है, इनका कंटिन्यू क्या होता रहता है, विघटन होता रहता है। अभी तो इनको एक्टिव है, ये विघटन होता है, और विघटन से ऊष्मा की उत्पत्ति होती रहती है। ठीक है, और इस ऊष्मा की उत्पत्ति से, ऊष्मा के कारण क्या होता है कि वहां का जो तापमान है वह कंटिन्यू बढ़ता रहता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये कहाँ होता है, सबसे ज्यादा रेडियो सक्रिय पदार्थ, वैसे तो पूरी पृथ्वी के अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा इसने आर्थर होम्स ने हमें बताया था, आर्थर होम्स ने बताया था कि मेंटल और भूपर्पटी की निचली परतों में, संवहन तरंग सिद्धांत पढ़ा था ना, जब हमने आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत पढ़ा था, तब बताया था कि सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ, मेंटल और भूपर्पटी की निचली परतों में। अब देखिए, और दूसरी वहां पे हमारे क्या है, रेजिडुअल हीट भी है, जो पहले से वहां पे विद्यमान है, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसी टाइम की, वो अभी भी है वहां पे, आज भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों ऊष्मा निकालते हैं। बहुत अधिक ऊष्मा जो है वो आंतरिक चट्टानों को क्या करेगी, पिघला देगी। ठीक है, तो पिघला कर क्या बनेगा, पिघला कर बनेगा मैग्मा की उत्पत्ति हो जाएगी। आंतरिक चट्टानें जब पिघलेंगी तो मैग्मा का निर्माण हो जाएगा। मगर अब इसमें देखिए, अब आप इससे तो ये मतलब निकलता है कि भाई हमारी जो मेंटल है वो, और जो निचली भूपर्पटी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, तरल रूप में होनी चाहिए। का मतलब तो ये निकल के आता है कि भाई तापमान जब इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप जाएं 100 किलोमीटर से नीचे जाएं तो आप देखिए कितना ज्यादा तापमान में वृद्धि हो जाएगी और चट्टानें पिघल जानी चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा मेंटल और भूपर्पटी की निचली परतें जो हैं वो बहुत ज्यादा पिघली हुई अवस्था में या तरल अवस्था में होती हैं, ऐसा नहीं होता, तरल नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं, अब इसका कारण सुनिए। पृथ्वी के ऊपरी भाग से नीचे जब हम जाएंगे तो क्या होता जाता है कि चट्टानें जो हैं वो नीचे जाते जाएंगे, तो पृथ्वी की बहुत सारी चट्टानें परतें जमती जाएंगी। अब इसकी वजह से एक नीचे क्या बढ़ रहा है, जब नीचे जाएंगे हम तो हमारी पृथ्वी के अंदर दाब में बहुत अधिक वृद्धि हो रही होती है। ताप भी बढ़ रहा होता है मगर दाब में भी वृद्धि हो रही होती है। तो ये इतना अधिक जो उच्च दाब है, ये पृथ्वी की आंतरिक परतों में, ये आंतरिक परतें हैं, इनके गलनांक को बढ़ा देता है। अब गलनांक क्या होता है, गलनांक वह बिंदु होता है जिस पर कोई भी पदार्थ जो है वो पिघलने लगता है। तो जब इसका गलनांक बढ़ेगा, यानी ये गलनांक बढ़ने का मतलब है कि बहुत उच्च ताप पर भी ये पिघल नहीं पाती हैं। ठीक है, बहुत अधिक उच्च ताप होने पर भी नहीं पिघल पाती। ठीक है, ये चट्टानें हमारी पिघल नहीं पाती हैं। क्लियर है, मतलब
पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो चट्टानों का भार बढ़ रहा है ना, तो इतनी सारी परतें नीचे जाते जाएंगे, गहराई में जब जाते जाएंगे तो उनका दाब बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते दाब इतना हो जाता है कि वह पृथ्वी की जो चट्टानें हैं आंतरिक भाग की, उनका गलनांक बढ़ा देगा। यानी कि आप ताप को बढ़ाते जाओगे मगर फिर भी चट्टानें पिघलती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से यहाँ आंतरिक भाग में मेंटल में और भूपर्पटी के नीचे चट्टानें जो है हमारी, वो दुर्बलता मंडल में जरूर क्या होता है, दाब उतना अधिक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एक तरीके से अर्ध तरल के रूप में चट्टानें होती है। मगर दुर्बलता मंडल से और नीचे जाएंगे हम तो दाब और बढ़ता जाएगा, यानी 200 किलोमीटर से नीचे जब हम जाएंगे तो दाब बढ़ता जाएगा, और फिर ताप बढ़ने के बावजूद भी चट्टानें नहीं पिघलेंगी और ठोस होंगी। मेंटल कैसा है हमारा, ठोस है। ठीक है, तो जब मेंटल में हमारा देखो, हमने ऊपरी मेंटल को कितना किलोमीटर तक मानते हैं, 700 किलोमीटर तक अपर मेंटल, और लोअर मेंटल की सीमा क्या है, 2900 किलोमीटर तक मानते हैं। ठीक है, अपर मेंटल में ही आप देखोगे तो मात्र 200 किलोमीटर की गहराई तक ही अर्ध तरल के रूप में दुर्बलता मंडल होता है, उससे नीचे जाने पर तो पूरा दुर्बलता जो हमारा मेंटल है वो कैसा होता है, ठोस होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, जब कभी यहां मान लो कोई भी चट्टानों में कुछ भी हो रहा है, देखो चट्टानों में या तो कुछ संपीड़न हो रहा हो, या फिर फैलाव हो रहा हो, या कुछ भी उनके अंदर आंतरिक रूप से समस्थिति में परिवर्तन हो। ठीक है, कोई भी समस्थिति परिवर्तन हो, आइसोस्टैटिक कंडीशन में कोई भी जब चेंज आएगा तो क्या होगा, ये चट्टानें मान लो थोड़ा सा यहाँ से खिसक गई हैं। ठीक है, चट्टान खिसक गई है तो क्या होगा, जब चट्टानें खिसक गई हैं, परतों में कहीं दरारें आ गई हैं, कहीं भी कोई हो गया है, कुछ भी ऐसी क्रिया हो जाती है तो क्या होगा, ये जो दाब है, ये दाब में क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, मतलब आप देखिए कि आपने कोई चीज है, ये मान लो आपकी पुस्तक है, ठीक है, और पुस्तक में काफी सारे पेज हैं, और पेज जो आपकी बुक में है उसके ऊपर आपने यहाँ पे हाथ रख के और इसको दबाव बना रखा है। ठीक है, कंटिन्यू हाथ में दबाव बना रखा है, तो ये सब क्या है, एक पोजीशन में बने हुए हैं। मगर अगर आप यहाँ से दबाव हटा लोगे, ठीक है, यहाँ से आप दबाव हटा लोगे तो पुस्तक जो है वो उतनी दाब महसूस करेगी नहीं, आपका हाथ यहाँ पे अगर आप हटा लोगे तो दाब महसूस करेगी नहीं। और वैसे ही जब यहाँ से हम चट्टानों को हटा लेंगे तो इतना दाब रहेगा नहीं, और जब दाब ज्यादा नहीं रहेगा तो मैंने क्या बताया, दाब क्या करता है, गलनांक को बढ़ाता है। जब दाब ज्यादा नहीं रहेगा तो इनका गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा चट्टानों का, और जब चट्टानों का गलनांक कम हो जाएगा तो ये तेजी से पिघलने लगेंगे, क्योंकि तापमान तो वहां का वही है, हमारा तापमान जो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ताप तो वही है, मगर गलनांक कम हो गया है, यानी अब ये कम ताप पर भी चट्टानें पिघल सकती। ठीक है, तो अब ये तापमान इतना हो जाता है कि इन चट्टानों को आसानी से पिघला सके, क्यों, क्योंकि दाब कम हो गया है और इनका गलनांक भी कम हो गया, तो यहाँ की जो चट्टानें हैं वो पिघल जाएंगी अब। ठीक है, तो ये आपको मैंने रीजन बताया कि चट्टानें पिघल जाएंगी, आइसोस्टैटिक चेंज आएंगे तो चट्टानें पिघल जाएंगी। अब देखिए चट्टानें पिघल कर क्या होगा, देखिए इस डायग्राम में देखिए आप कि जब चट्टानें पिघल रही हैं तो यहाँ से मान लो मैग्मा है वो हमारा ओरिजिनेट, मैग्मा यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, और यहाँ से मैग्मा ओरिजिनेट हो करके और हमारे जो भूपर्पटी की जो निचली परतों में या फिर जो मेंटल की ऊपरी परत है वहां के जमा हो जाएगा, और जमा होकर के यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ के प्राइमरी मैग्मेटिक चैम्बर, प्राइमरी मैग्मेटिक चैम्बर यहाँ आके संचित हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्मा जो है वो दुर्बलता मंडल में, यानी कि या तो अपर मेंटल में या लोअर क्रस्ट में जाकर जमा हो जाएगा और प्राथमिक मैग्मा चैम्बर का निर्माण करेगा। ठीक है, अब यहाँ भी कंटिन्यू मान लो दाब बढ़ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा जलवाष्प है या गैसें हैं, और मैग्मा जो है वो कंटिन्यू ऊपर धक्का लगा रहा है, यहां से ये वापस किसके रूप में, इसे बोलते हैं मेंटल प्लूम, मेंटल प्लूम के रूप में यह क्या करेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, और बढ़ के जो हमारी भूपर्पटी की जो निचली परतें हैं उनमें, या भूपर्पटी की हम
ऊपर कंटिन्यू बढ़ रहा है तो दुर्बलता मंडल के ऊपर बढ़ेगा तो भूपर्पट्टी की निचली परतों में, ठीक है, कंटिन्यू ऊपर बढ़ता रहेगा ये। यहाँ तो ये मान लें कि हम मेंटल जो है उसके अपर पार्ट में जमा है और यहाँ से फिर हमारी मान लो भूपर्पट्टी का निचला परत स्टार्ट हो गई है, तो मेंटल के अपर पार्ट यानी कि दुर्बलता मंडल जो है उसके निचले भाग में ही है। फिर ऊपर जाके ये भूपर्पट्टी की निचली परतों में यानी कि दुर्बलता मंडल का जो निचला भाग है वहां पे जमा हो जाएगा। तो ये तो क्या है, दुर्बलता मंडल का निचला भाग, दुर्बलता मंडल का निचला भाग यानी कि 200 किलोमीटर तक होता है। तो यहाँ पे मैग्मा आके जमा हो जाएगा, मेंटल में जो प्ल्यूम उठे, मेंटल प्ल्यूम जिसे कहेंगे, उससे मैग्मा आकर के यहाँ जम जाएगा और प्राइमरी मैग्मेटिक चैम्बर बनाएगा। अब ऊपर जाकर के ये भूपर्पट्टी की निचली परतों में, या इसको कहें हम दुर्बलता मंडल का ऊपरी भाग, यहाँ आकर के फिर जमा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, अपर मैग्मेटिक चैम्बर, या फिर क्या बोलेंगे, द्वितीयक मैग्मा चैम्बर। अब देखिए हमारे ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कोई छोटे मोटे क्षेत्र में, जहां कहीं भी इसको क्या दिखेगा, कहीं भी दरार दिखेगी या कहीं भी इसको रास्ता मिलेगा, वहीं से ये ऊपर आके जमा हो गया। अब देखिए हमारी भूपर्पट्टी की निचली परत में मैग्मा आकर के जमा हो गया, ठीक है। अब जहां कहीं भी धरातल पर कमजोर जगह होगी, ठीक है, जहां कहीं भी धरातल पर कमजोर जगह होगी, वहीं यह धरातल को टूटकर तोड़कर ऊपर आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये मैग्मा यहाँ से ऊपर आ गया है और इसे क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी बोलेंगे, और ये लावा के रूप में चारों ओर मैग्मा, इस तरह ज्वालामुखी, समझ गए। यानी ज्वालामुखी क्रिया होने के लिए सबसे पहली जगह क्या जरूरत क्या है, सबसे पहली जरूरत है कि मैग्मा क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली तो जरूरत क्या है, मैग्मा क्रिया होनी चाहिए, नीचे मैग्मा का जमाव होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि मैग्मा जमाव होगा कब, जब भूगर्भ में बहुत अधिक ताप हो, ठीक है, बहुत अधिक तापमान होना चाहिए भूगर्भ का। तीसरी कंडीशन क्या होती है, कि तीसरी कंडीशन ये होती है कि कहीं भी हमारी पृथ्वी जो है उस पर भूभाग जो है वो कमजोर होने, कमजोर भूभाग होने, कमजोर भूभाग होने चाहिए। अब कमजोर भूभाग होंगे कैसे, ठीक है, मैग्मा जमाव भी हमने देख लिया, भूगर्भ में ताप भी देख लिया, ताप क्यों बढ़ रहा है, मैग्मा क्यों बन रहा है, हमने ये भी देख लिया कि कैसे प्राइमरी मैग्मेटिक चैम्बर बन रहे हैं, कैसे सेकेंडरी मैग्मेटिक चैम्बर बन रहे हैं। और तीसरी कंडीशन हम देखिए कि भूभाग जो है वो कमजोर होने चाहिए। अब कमजोर भूभाग होगा कैसे, देखिए हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से इसको समझ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या होता है, जब भूपटल की, हमारे भूपटल की जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट, उनमें तीन गतियां होती हैं। पहली कौन सी गति होती है, पहली गति होती है अभिसारी गति, कन्वर्जेंट गति, ठीक है, कन्वर्जन। तो पहला तो होता है अभिसरण, अभिसरण में क्या होता है, दोनों प्लेट एक दूसरे की और आ रही होती हैं, एक दूसरे के पास आ रही होती है। तो ये देखिए जब कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी, जहां पे दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही होती हैं, वहां पर जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है, ये देखिए इसकी डेंसिटी क्या है, हाई डेंसिटी है। तो हाई डेंसिटी वाली जो अधिक घनत्व वाली जो प्लेट है, वह कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्या करेगी, सबडक्ट कर जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि ये महासागरीय प्लेट है और ये महाद्वीपीय। अगर महाद्वीप और महासागरीय प्लेट को बात करें हम, तो महासागरीय प्लेट क्या होती है, उसकी हाई डेंसिटी होती है, और महाद्वीपीय प्लेट की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो महासागरीय प्लेट जब महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जब छेपण करेगी, सबडक्शन करेगी, तो क्या होगा, यहाँ पर चट्टानें पिघल जाएंगी। पहली बात तो यहाँ पे दाब कम हो गया है, क्यों, क्योंकि अब समस्थिति में परिवर्तन हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब कभी समस्थिति में परिवर्तन होगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब दाब कम हो गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो चट्टानें जो अंदर जा रही है, ये सबडक्ट कर रही है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ आसपास की चट्टानों में, और ये जो चट्टान सबडक्ट करके गई है, जो परत सबडक्ट करके गई है, इसमें क्या हो जाएगा, गलनांक भी कम हो जाएगा। और जब गलनांक भी कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, पिघल जाएंगी और किसका निर्माण करेंगी, मैग्मा का निर्माण करेंगी।
और यह मैग्मा ऊपर की ओर भूपर्पट्टी की तरफ बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी मैग्मेटिक चैम्बर बना लिया, ये सेकेंडरी मैग्मेटिक चैम्बर बना लिया। और जब कभी इसकी वजह से जब हलचल उत्पन्न हो रही है तो धरातल का ये भाग जो है वो कमजोर हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि जहां कहीं भी अभिसरण हो रहा है महाद्वीप और महासागरीय प्लेट का, वहां पे क्या बन रहे हैं? वलित पर्वत बन रहे हैं। और जब वलित पर्वत बन रहे हैं इसका मतलब यहाँ की भूपर्पटी क्या है? कमजोर हो गई है। क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। क्यों? क्योंकि वलित पर्वतों के निर्माण की जगह पर भूपर्पटी जो है वो पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है। हालांकि बाद में जब यहाँ पर्वत बनेंगे, पूरी जब पर्वत बन जाएगा तो भूपर्पटी और मोटी हो जाएगी, मगर यहाँ पर अभी क्या है? भूपर्पटी हमारी कमजोर है। और जहाँ कमजोर भूपर्पटी होगी वहां से ये मैग्मा ऊपर फ्लो करेगा और फ्लो करके ज्वालामुखी का निर्माण। ये देखिए सबडक्शन वोल्केनो, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और ये कौन सी हमारी? ओशियनिक प्लेट हो सकती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो भारी होगी, जो ज्यादा घनत्व वाली होगी वो नीचे जाएगी। तो ये हमारा कन्वर्जेंट मार्जिन है। यहाँ ओशियनिक ट्रेंच बन रहे हैं। ओशियनिक ट्रेंच क्यों बन रहे हैं? क्योंकि एक जो भारी जो अधिक घनत्व वाली है वो सबडक्ट कर रही है। तो अभी सारी जो प्लेट गति होती है उसमें सबडक्शन वोल्केनो ऐसे बनते हैं। ठीक है। तो कमजोर होने, भूभाग होने का पहली कंडीशन हो गई हमारी अभिसारी, और ज्वालामुखी विस्फोट होकर के ऊपर आ गए हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरी हमारी होती है अपसारी गति। क्या होती है? अपसारी गति या फिर डाइवर्जेंट मूवमेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट्स। ठीक है। तो जो हमारा अपसारी प्लेट किनारा है, देखिए जो कन्वर्जेंट था उसको तो हमने क्या बोला था? विनाशी या फिर डेस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, क्योंकि यहाँ एक प्लेट का डेस्ट्रक्शन हो रहा है। दूसरी जहां हमारी अपसारी गति हो रही है वहां पर क्या होता है? रचनात्मक या बोले कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होता है ये हमारा, रचनात्मक प्लेट किनारा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रचना हो रही होती है, एक भूपर्पट्टी का निर्माण हो रहा है। वो कैसे होता है? देखिए ये हमारी जैसे मध्य महासागरीय कटक, हम इसके एग्जाम्पल ले, मिड ओशियनिक जो क्रस्ट होती है हमारी, मिड ओशियनिक जो रिज होती है उसमें क्या होता है कि दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति कर रही होती हैं। और जब विपरीत दिशा में गति कर रही होती हैं तो इसकी वजह से, अभी क्यों कर रही होती हैं गति, वो तो मैं आपको संवेग तरंग सिद्धांत में भी बता चुका हूँ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बता रखा हूँ। क्योंकि जो मैग्मा का जो फ्लो जो हो रहा है, अंदर जो गति हो रही है वो कैसे हो रही है? कन्वेयर बेल्ट की तरह जो गति हो रही है वो कैसी हो रही है? विपरीत दिशाओं में। तो इस वजह से प्लेट को विपरीत दिशाओं में सरका रही है। ये देखिए विपरीत दिशा में जा रही है। जबकि जहां पे कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है, वहां पे क्या हो रही है? मैग्मा गतिविधि अंदर है, तो इसलिए प्लेट जो है वो एक दूसरे के पास आ रही होती है। और डाइवर्जेंट जो है, ठीक है, उसमें विपरीत दिशा में जा रही होती है। अब ये जब जाएंगी तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे भूपर्पटी जो है उसमें क्या हो जाएगी? एक चटकन उत्पन्न होगी, चटकन से दरार बन जाएगी और भ्रंशन की गति हो जाएगी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्रैक्स बनेंगे। क्रैक्स के बाद क्या बन सकती हैं? फ्रैक्चर्स बन सकते हैं, दरारें बन सकती हैं, और फिर फॉल्ट बन जाएगा, टेंशन बन जाएगा। तो इस गति में क्या होगा कि ये भूपर्पट्टी कमजोर हो जाएगी। और इसके नीचे सोचो, अगर यहाँ मैग्नेटिक चैम्बर बना हुआ है तो यह धरातल पर दरार के सहारे, फॉल्ट के सहारे बाहर की ओर निकलेगा। और जब ये बाहर की ओर निकलेगा तो यहाँ पे मैग्मा की क्या बनाएगा? ऊपर लावा के रूप में आएगा और यहाँ पे चट्टानों का निर्माण करेगा। यही चट्टानें जो हैं बाद में जब दोबारा फिर उद्गार होगा तो ये चट्टानें किधर खिसक जाएंगी? जो कटक है उसके दोनों ओर सरक जाएंगी। और यहाँ पे कैसी चट्टानें मिलेंगी? दूर तो मिलेंगी पुरानी चट्टानें, और कटक के पास कैसे मिलेंगी? नई चट्टानें, क्योंकि हर बार नया लावा आ रहा है और नई चट्टानों का निर्माण कर रहा है। और इससे सागर जो नितल है उसका प्रश्न मैंने आपको बताया था, हैरी हैश ने दिया था। हैरी हैश ने सागर नितल प्रश्न सिद्धांत दिया था। तो उसमें चट्टानें जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और धरातल का जो मैग्मा है जो आ रहा है, धरातल के नीचे से जो मैग्मा आ रहा है ऊपर लावा चट्टान कर रहा है। तो यहाँ भी कमजोर भूभाग होने का हमारा दूसरा, ठीक है, कि कमजोर भूभाग क्यों हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, इन दोनों के अलावा कि भाई अभिसारी और अपसारी गति के अलावा आपको मैं एक और इसमें जो है टर्मिनोलॉजी बताता हूँ कि और क्यों हो सकता है जिसकी वजह से वॉल्केनिज्म जो है वो होता है। ठीक है।
इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लेते हैं हम हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म। ठीक है, क्या लेते हैं? हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म। ठीक है, हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म क्या होता है? देखिए, हॉट स्पॉट हाई होती है। ठीक है, हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म में क्या होता है कि जब भूपर्पटी के नीचे ये जो मेंटल जो है उससे प्लूम है या मैग्मा ऊपर आ रहा है मान, ठीक है, और हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कंटिन्यू गति कर रही हैं। ठीक है, आपको पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं? गतिमान है। और मान लीजिए मेंटल जो है हमारी उसके इस भाग में यहाँ पे कोई मैग्मा चैम्बर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मैग्मा चैम्बर। और इसके ऊपर से जब टेक्टोनिक प्लेट गति करेगी तो ये मेंटल प्लूम जो है उसका दाब इतना अधिक है, यहाँ पे जलवाष्प, गैस, मैग्मा, ये इसका दाब इतना अधिक है कि गति करती हुई जो प्लेट है टेक्टोनिक प्लेट, वो जब इसके ऊपर से गुजरेगी तो ये मैग्मा जो है वो चट्टानों को, हमारी भूपर्पटी को तोड़ करके और क्या हो जाएगा? धरातल पर निर्माण। ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ से टेक्टोनिक प्लेट क्रॉस करके आगे चली जाएगी तो इसका संबंध जो है, ये जो ज्वालामुखी है मान लो, ये ज्वालामुखी अभी क्या है? एक्टिव है। एक्टिव इसलिए है क्योंकि इसको यहाँ से कंटिन्यू मैग्मा प्राप्त हो रहा है, मैग्मा सोर्स से इसका कंटिन्यू जुड़ाव हो रहा है। ठीक है, मगर जब ये प्लेट आगे गति कर जाएगी, आगे गति कर जाएगी तो ये संपर्क यहाँ से कट हो जाएगा। जब इसका संपर्क कट हो जाएगा तो ये आगे वोल्केनो जो है वो क्या हो जाएंगे? आगे जाके वोल्केनो इनएक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब नीचे से मैग्मा ही नहीं मिल रहा है, जब मैग्मा चैम्बर से इसका कनेक्शन ही नहीं है तो वोल्केनिज्म होगा कैसे? वोल्केनिक एक्टिविटी होगी नहीं, क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी की मैंने पहली शर्त बताई कि मैग्मा होना जरूरी है, तभी वल्केनिज्म होगा। ठीक है, और मैग्मा होने के लिए क्या जरूरी है? तापमान अधिक होना जरूरी है, भूगर्भ का तापमान अधिक होना चाहिए। और तीसरी स्थिति मैंने बताई कि कमजोर भूभाग होना चाहिए। तो हमारा यहाँ मैग्मा चैम्बर भी बना हुआ है, तापमान भी अधिक है, और यहाँ उसको जहाँ कहीं कमजोर भाग मिल रहा है वहीं वो तोड़ के, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका क्या है? बहुत ज्यादा प्रेशर है, दाब बहुत अधिक है इसका जलवाष्प का, गैसों का, मैग्मा, तो ये तोड़ के आ गई। अब ये देखिए आगे गति हुई तो ये वोल्केनो क्या हो गए? इरोडेड वोल्केनो। इरोडेड वोल्केनिक आइलैंड क्यों है? क्योंकि अब इनको मैग्मा नहीं मिल रहा है, अब इनको मैग्मा नहीं मिल रहा है, और इनकी किसी भी तरीके से कोई, जब मैग्मेटिक गतिविधि नहीं होगी तो मैग्मेटिज्म ही नहीं है तो वोल्केनिज्म कहाँ से आएगा? जो मैंने सबसे पहले बताया कि वोल्केनिज्म जो है वो कब होगा? जब इफ्यूजिव मैग्मेटिज्म होगा। और जब इफ्यूजिव मैग्मेटिज्म है ही नहीं तो, मैग्नेटिज्म जब नहीं है तो वोल्केनिज्म होगा ही नहीं। ठीक है, तो जब इफ्यूजिव मैग्नेटिज्म ही नहीं है तो वोल्केनिज्म होने का तो कोई सवाल होता ही नहीं है। ठीक है, अब इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से अगर महासागरों में हम देखें तो महासागरों में इसकी वजह से सी माउंट का निर्माण होता है, ज्वाला द्वीपीय चाप का निर्माण होता है। ठीक है, सी माउंट होते हैं महासागरों के अंदर, जो उठे हुए भाग जो होते हैं ज्वालामुखी से, इनको क्या बोलते हैं? सी माउंट होते हैं, इनका निर्माण हो जाएगा। या फिर आइलैंड आर्क जो है, आइलैंड आर्क का निर्माण हो जाता है, जो चाप जो है, द्वीपीय चाप, उनका निर्माण। ठीक है, ये तो होते हैं महासागरों के। और महाद्वीपों के अंदर इनका क्या निर्माण है? भाई ये ऐसा तो है नहीं कि ये प्लेट सिर्फ वो ओशियनिक प्लेट होगी, ये टेक्टोन, ये कौन सी प्लेट भी हो सकती है? ये कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है। कौन सी? कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है, जिसके जो किसके ऊपर से? हॉटस्पॉट के ऊपर से निकल। ठीक है, तो ये जो तब तो जो भाग है ना, ये हॉटस्पॉट कहलाता है, ये मैंने आपको बताया, तो बोलते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, तो हॉटस्पॉट के ऊपर से जब ये जा रही है तो ये हो सकता है कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो, महाद्वीपीय प्लेट। अगर ये महाद्वीपीय प्लेट के ऊपर, इसके ऊपर से जा रही है और महाद्वीपीय प्लेट में कहीं भी अगर कोई कमजोर भूभाग है तो ये महाद्वीपीय प्लेट पे भी निकल के आ सकता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है। ये देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है वो किससे बना है? दरारी उद्गार से बना है। एक एक फिशर थी, एक दरार के साथ इरप्शन हुआ है, वो मैं अभी जब आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे दरारी उद्गार होता है। मगर ये दरारी उद्गार है और ये किसका परिणाम है?
हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म का परिणाम। हॉटस्पॉट ज्वालामुखीयता का कारण क्या है? हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो है। इसके अलावा ब्राजील के पठार को आप देखेंगे, वो भी हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म का कारण है। कोलंबिया पठार भी है। स्कॉटलैंड का जो पठार है वो भी हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म के कारण होता है। मतलब इनके नीचे जो है वो कोई टेक्टोनिक प्लेट्स की जो वैसे मूवमेंट नहीं हो रही थी कि किसी का नीचे धंसा हो रहा हो या अपसारी मूवमेंट हो रही हो, ऐसा नहीं है। ना तो यहाँ कोई अभिसारी प्लेट मार्जिन है और ना ही यहाँ कोई अपसारी प्लेट मार्जिन है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या हुआ है कि एक टेक्टोनिक प्लेट हॉटस्पॉट के ऊपर से जा रही थी और तब जहां उनको कमजोर भाग दिखा वहां पे मैग्मा ऊपर लावा के रूप में निकला और उसने क्या किया, यहाँ पे ज्वालामुखी गतिविधि हुई और उससे लावा फैल के पठार का निर्माण। अब इसमें स्कॉटलैंड पठार, कोलंबिया पठार, ब्राजील पठार और प्रायद्वीपीय भारत का पठार आता है। और जो मैं महासागरों में आपको जो द्वीपीय चाप बता रहा था कि महासागरीय अगर भूपर्पटी में अगर ये होता है तो महासागरीय प्लेट से क्या बनेगा, महासागरीय प्लेट से द्वीपीय चापों का निर्माण होगा। कैसे? और ये जो द्वीपीय चाप, अब देखिए अभी श्रृंखला हो गई है, एक पूरी सीरीज बन गई है। पहले यहाँ ये कभी एक्टिव रहा होगा, फिर इसके बाद ये कभी एक्टिव रहा होगा, फिर कभी ये, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट क्या जा रही है, इस तरफ जा रही है और हॉटस्पॉट यहाँ पे है। तो ये जो पार्ट है ये कभी इसके ऊपर रहा होगा, यहाँ रहा होगा कभी, ठीक है। तो ये वाला जो है अब ये भी हो जाएगा जब डोरमेंट हो जाएगा, जब ये इनएक्टिव हो जाएगा उसके बाद इनएक्टिव हो गई, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला यहाँ एक नया एक्टिव वोल्केन हो जाएगा और जब तक उसको कमजोर भूभाग मिलता रहेगा वो तोड़ के ऊपर आता रहेगा, या जब तक मैग्मा चैम्बर जो है उसमें बहुत अधिक क्या रहेगा, दाब बहुत अधिक रहेगा तो वो ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा। तो इससे एक सीरीज जो है द्वीपीय चाप का निर्माण हो जाता है और ज्वालामुखी एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है हवाई द्वीप समूह के ज्वालामुखी, ठीक है। हवाई द्वीप समूह के ज्वालामुखी जो है वो है, क्योंकि हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी है वो किस में बने हुए हैं, प्रशांत प्लेट पर बने हुए हैं। और जो प्रशांत प्लेट जो है उसमें वहां पे कोई भी अपसारी गति नहीं हो रही है कि वहां कोई जहां हवाई द्वीप बन रहे हैं वहां पे कोई अपसारी गति हो रही है, इसकी वजह से दरार पड़ गई हो और बाहर आ गए, ऐसा नहीं है। ये हुआ है हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म, ठीक है। इसी तरीके के जो ज्वालामुखी होते हैं जिसपे ये जो सी माउंट बने हैं, देखिए ये जो सी माउंट बने हैं, इस सी माउंट के चारों ओर क्या होगा, इस सी माउंट के चारों ओर क्या करेंगे, जो कोरल वो है वो जमा होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सी माउंट जो है वो क्या है, सागर तल से ऊपर उठा हुआ है। जब ऊपर उठा हुआ है तो वो प्रकाशित क्षेत्र में आ जाएगा, महासागरों के प्रकाशित क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है, फोटिक जोन में आ जाएगा। और फोटिक जोन में जहाँ कोरल जो होते हैं, कोरल जो होते हैं उनके लिए क्या होती है, एक आइडियल जगह होती है। कोरल यानी जो प्रवाल जो होते हैं उनके लिए आइडियल जगह होती है। तो यहाँ चारों ओर कोरल जमा होने लगे और एक कोरल जमा होकर के ऊपर इसके जल की सतह की ओर, हमारे जो सागरीय जल जो है उसकी सतह की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है, सागरीय जल तल की ओर बढ़ेंगे। तल बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, जल तल के ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर बढ़ने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोरल जो है द्वीप बनने का भी काम होता है। कैसे होता है, ज्वालामुखी अटॉल कोरल द्वीप बनेंगे, ये कहते हैं लक्षद्वीप, मालदीव, चैगोस आर्किपेलागो का एग्जाम्पल है। लक्षद्वीप आप देखेंगे यहाँ पे, लक्षद्वीप, मालदीव, चैगोस जो है ये कंटिन्यू एक क्या बन रही है, ये सब ज्वालामुखी ही थे और ये सब सी माउंट थे, एक तरीके से ऊपर उठे हुए पहाड़ थे। हालांकि ये जो है वो समुद्र के नीचे ही थे, मगर इनमें कंटिन्यू जब कोरल जमा होता गया तो कोरल ऊपर बढ़ता गया, फिर इसका सबडक्शन हो गया, फिर ऊपर बढ़ गया, ऐसे करते करते बहुत गहराई तक मूंगा चट्टाने भी बन गई। ये आगे जब महासागरीय पढ़ेंगे, जब कोरल निर्माण पढ़ेंगे तब ये सिद्धांत पढ़ेंगे हम, तो ये ऊपर बढ़ती गई और इससे एटॉल का निर्माण होता गया, ठीक है। तो ये होता है हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म। कारण पढ़ रहे हैं हम अभी, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म जो है उसका वो भी एक भूभाग पर ज्वालामुखी उत्पन्न होने का कारण होता है। तो हमने आपको रीजन बताया मैंने आपको, ठीक है। तो अभिसारी प्लेट ज्वालामुखी के कारण एक वोल्केन, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, ये सब हो गया। ये देखिए ये हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, ये देखिए अब यहाँ कोई गति नहीं है, ये तो एक ही प्लेट है ना पूरी,
ये तो पूरी एक ही प्लेट है, महासागरीय प्लेट। इसमें ना तो कोई अपसारी गति हो रही है, ना इसमें कोई अंदर कोई अभिसारी गति। हाँ, अभिसारी गति हो रही है, पर किसके परिप्रेक्ष्य में हो रही है? इस महाद्वीपीय प्लेट के, इस महाद्वीपीय प्लेट के परिप्रेक्ष्य में हो रही है। मगर यहाँ पे ये जो प्लेट है, इसकी जब इस तरफ मूवमेंट हो रही है, तो इस तरफ मूवमेंट होने से देखिए, पहले ये एक्सटिंक्ट वॉल, आज जो ये वॉल्केनो एक्सटिंक्ट है, ये कभी एक्टिव रहा, फिर उसके बाद कभी ये एक्टिव रहा, फिर कभी ये एक्टिव रहा, और आज की पोजीशन में ये एक्टिव है। तो ये ऊपर की ओर ज्वालामुखी के रूप में प्रस्फुटित हो रहा है, इरप्शन हो रहा है, इसे हॉटस्पॉट वॉल्केनो। ठीक है। दूसरा, हमने फॉल्ट जो है उसमें एक 3 तो ये मैंने आपको बताया। अब चौथा क्या हो सकता है? चौथा हो सकता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कैसे होते हैं? जिसमें किसी भी भूभाग का, मतलब 2 प्लेट में से किसी भी प्लेट का नीचे क्या होगा? सबडक्शन नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, इनमें किसी में भी ना तो अभिसारी गति हो रही है, ना ही अपसारी गति हो रही है, बल्कि इनकी साइड बाय साइड एक दूसरे के आसपास क्षैतिज रूप से सरक जाती हैं, तो उसे बनता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। और ट्रांसफर फॉल्ट की पोजीशन में भी क्या हो गया भाई? समस्थिति तो यहाँ भी परिवर्तन हो गया ना, धरातल की समस्थिति जो है, आइसोस्टेसिस जो है, वो पोजीशन तो यहाँ भी बदल गई। जब समस्थिति में यहाँ परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पे भी हमारा जो मैग्मा है, क्योंकि मैग्मा चैम्बर तो सब जगह है, यहाँ पे भी बना हुआ है, तो तापमान, वही क्रिया यहाँ होगी। क्या हो जाएगा? तापमान तो इसका पहले से ही ज़्यादा था, और दाब जो है इसमें भी परिवर्तन हो गया, दाब जो है वो कम हो जाएगा। जब दाब कम हो जाएगा तो इसका गलनांक भी कम हो जाएगा। गलनांक कम हो जाएगा तो यहाँ पे मैग्मा चैम्बर जो है, ये देखिए, ताप कम, गलनांक कम, तो मैग्मा चैम्बर जो है का निर्माण होगा, और ये मैग्मा चैम्बर से मैग्मा ऊपर निकलेगा और ज्वालामुखी के रूप में धरातल पर प्रकट होगा। ठीक है। तो ये सब कंडीशन है जो हमारे भूभाग को, कमजोर भूभाग की वजह से धरातल पर ज्वालामुखी होने का कारण बनती है। ठीक है। तो ये देखिए, अब ये इसका आप बेस्ट एग्जांपल अगर आप लें, अभिसारी प्लेट मार्जिन, ठीक है, जिसे कहते हैं हम क्या? कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज्यादा मिलते हैं। और ये क्यों मिलते हैं सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी? क्योंकि यहीं पर प्लेट की गति सबसे ज्यादा हो रही है, सबडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे मैग्मा जो है, उसके निर्माण के लिए मैग्मा को क्या मिल रही है? चट्टानें मिल रही हैं, ऊपर की धरातल की चट्टानें पिघलने के लिए मैग्मा को मिल रही हैं यहाँ पे। ठीक है। और इसके पिघलने से इसको कमजोर भूभाग भी खूब मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे वलित पर्वतों का भी निर्माण हो रहा है, और वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है तो भूपरपट्टी और ज्यादा कमजोर हो रही है। इसलिए जो हमारी पैसिफिक रिम जो है, परिप्रशांत मेखला जो है, परिप्रशांत मेखला, पैसिफिक रिम जो है, उसके जो ज्वालामुखी हैं, वो इसी अभिसारी गति का परिणाम है। परिप्रशांत मेखला के ज्वालामुखी, जो कि ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और मैं कहूँ कि विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी जो है, उसका 60% पार्ट जो है वो इस पैसिफिक रिम के चारों ओर मिलता है। ठीक है। इस पैसिफिक रिम में मिलता है, जिसमें क्या हो जाएगा? इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है, इस पैसिफिक रिम के पूर्वी भाग में क्या हो जाएगा? यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, जहाँ पे क्या बन रहा है? रॉकीज और एंडीज पर्वत बन रहा है, रॉकीज और एंडीज पर्वत बन रहा है। ठीक है। और इस तरफ देखें तो क्या हो जाएगा? एलुशियन, और इधर जापान के द्वीप, कामचटका प्रायद्वीप, और इधर को हमारे को सब मिल जाएगा, फिलीपींस के मिलेगा, नीचे न्यूजीलैंड का के ज्वालामुखी मिलेंगे, सब इस पेटी के अंदर। और ये कैसी है? प्लेट। ठीक है। तो प्लेट विवर्तनिकी भी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों। तीसरा, अब इसमें और क्या हो सकता है कि ज्वालामुखी, जब कभी कोई भूकंप की ऐसे गतिविधि हो जाए कि आंतरिक भागों में जो है उसमें कुछ भ्रंश उत्पन्न हो, ठीक है, तो उससे की वजह से भी कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है। अब इसमें दोनों चीजें ले सकते हैं कि हम भूकंप जो है उसको ज्वालामुखी का कारण कह दो, तो ये भूकंप जो है वो ज्वालामुखी का कारण हो सकता है, या फिर हम यूं कहें कि ज्वालामुखी भी भूकंप का कारण हो सकता है। ये दोनों ही बातें हैं इसमें। जहाँ कहीं भूकंप आ सकता है वहां ज्वालामुखी भी आ सकता है, जहाँ ज्वालामुखी आ सकता है वहां भूकंप भी आ सकता है। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, जहाँ भूकंप होंगे वहां ज्वालामुखी होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि भूकंप की मैकेनिज्म जो है वो ज्वालामुखी से
उसकी मैकेनिज्म जो है उससे डिफरेंट है, ठीक है। मगर कभी-कभी भूकंप इतने तीव्र होते हैं कि धरातल के आंतरिक भाग की जो चट्टानें हैं उनकी समस्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है और मैग्मा जो है वो ऊपर की ओर आके ज्वालामुखी विस्फोट करता है। और जब ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तब भूकंप भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी तेजी से ये विस्फोट मान लो हो रहा है कि धरातल की जो चट्टानें हैं वो कंपायमान हो जाती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती हैं। तो यहाँ से क्या होगा? इस वजह से भूकंप जो है उसकी तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी और वो भूकंप क्रिया करेगी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आज देखिए इतना ही करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम ज्वालामुखीयता के अन्य जो आगे का जो भाग है वो करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज की हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने पढ़ लिया है वोल्केनिज्म क्या है, इससे पहले बताया मैग्माटिज्म क्या है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि वोल्केनो के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि वोल्केनो के रीजन कारण कॉजेज देखिए कि वोल्केनो के क्यों वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी इसी टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आगे के वीडियोस जो हैं आपको वो इस वोल्केनिज्म पे ही मैं और वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें हम वोल्केनो के टाइप्स पे चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और आगे के वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगला वीडियो मैं जल्दी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।